हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका लेसन नंबर 6। इसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इसमें हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब जो है वाटर रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। तो आपको पता है वाटर कितना ज़्यादा इसेंशियल है और वाटर की ज़रूरत क्या है, वो तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो। अब हम सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स की इंपॉर्टेंस समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, डिफरेंट चैलेंजेस समझेंगे, उसका सॉल्यूशन समझेंगे, फिर वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग को एम्फोसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आप घर में जो है कर सकते हैं। आपके घरों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो पानी कितना ज़्यादा सेव हो जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इकोलॉजिकली डाइवर्सिटी के बारे में जो है हमें देखने को मिलेगा कि इकोलॉजिकली हमें जो है बहुत सारे बेनिफिट्स इसके मिल जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं। हमारी प्लैनेट अर्थ को जो है हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3/4 ऑफ वाटर है। मैंने आपको बताया करीबन 70% से ज़्यादा जो है पानी है अर्थ के अंदर। और वाटर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम समझें कि लाइफ जो है अर्थ पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पानी है यहाँ, वरना पॉसिबल नहीं होती। और हर लिविंग बीइंग, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उन सब के अंदर जो है वाटर 60 to 70% होता है। और अर्थ के पास लेकिन पानी इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा पानी इसमें सैलिन वाटर है। और अगर हम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज देखें तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ एक फ़ोटो जिसमें आपको बता दूँ कि कितना फ्रेश वाटर हमारे पास जो है अवेलेबल है। तो ये हमारे पास 97.5% जो हमारा मैरीन वाटर है, इसमें से सिर्फ 2.5% जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसमें वो आएगा आइस कैप्स के रूप में, लेक्स के रूप में और एटमॉस्फेरिक वाटर के रूप में। तो बहुत ही कम पानी आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर के रूप में आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि हमें इसे जो है प्रिवेंट करना है। और क्या आप ग्लेशियर्स मेल्ट करके क्या पानी पीने जाओगे? नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं आप इसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। अभी जो आप पानी यूज़ कर रहे हो पूरी दुनिया का, इतना पानी इतना लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ जो है ये 0.03% में यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कुदरत के बारे में कि सिर्फ इतने से पानी में, इतने परसेंट पानी में आप जो पूरी दुनिया जो है अभी चल रही है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डोमेस्टिक यूज़ हो। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड के अंदर रिन्यूएबल फ्रेश वाटर सप्लाई किस तरीके से है, तो ये जो 0.03% वाटर है इसकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है और यही कंटिन्यूसली हमें कांस्टेंट रूप में मिलते रहता है। मतलब ये खर्च नहीं होता, मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है। इसके अलावा अगर हम समझें तो एवरेज पानी अगर एक इंसान के लिए जितना अवेलेबल है पर क्यूबिक मीटर, तो हम देखेंगे तो इट वाज 1850 के अंदर कितना क्यूबिक मीटर अवेलेबल था? 43,000 क्यूबिक मीटर्स। अभी कितना क्यूबिक मीटर्स अवेलेबल है? सिर्फ 5,900 क्यूबिक मीटर्स। और आगे चल के ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि और ज़्यादा जो है ये कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बचपन से आपने पढ़ा है। अब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम जाते हैं डायरेक्ट ये समझने के लिए कि ये जो पूरा का पूरा पानी है ये किस तरीके से डिवाइडेड है। मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझा भी दिया। अब बात करते हैं एक्यूफायर्स की। तो एक्यूफायर्स जो है वो क्या होते हैं? एक्यूफायर्स ऐसे अंडरग्राउंड मतलब रिजर्वर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हम जिसके बारे में बात करते हैं ना अक्सर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो एक्यूफायर्स भी जो होते हैं ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं। ये रिचार्ज कैसे होते हैं? देखिए इसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। वैसे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एक सॉइल का लेयर है। लेयर में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है रॉक्स मेंटेन है और नीचे जो है आपको देखने को मिलता है कि एक हार्ड सरफेस है। तो ये हार्ड सरफेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे, अब यहाँ से वाटर जो है सीप इन होता है और यहाँ से पानी जाता है इन रॉक सरफेस के बीच में और यहाँ जाके इकट्ठा होता है। क्योंकि यहाँ जाकर जो है एक रॉक सरफेस आपको बेड रॉक देखने को मिलता है, तो यहाँ जाकर ये जो पानी है ये पूरा जो है यहाँ जमा हो जाता है। और ये जो अर्थ का मतलब लेवल होता है पानी का, इसे हम वाटर टेबल कहते हैं। अक्सर आपने ये वर्ड यूज़ किया होगा कि वाटर टेबल जो है डिक्रीज हो रहा है। तो वाटर टेबल जो है वो बेसिकली इसी चीज़ को दर्शाता है कि कितना पानी जो है एक जगह पे ऑकर करता है। और ये डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन पे, क्योंकि जितना पानी जो है सरफेस के नीचे रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ बारिश कितनी हो रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ड्राई कंडीशंस होती है, मतलब जब समर सीजन वगैरह आता है तो वाटर टेबल कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, दो तरीके के एक्यूफायर्स एक्सिस्ट कर सकते हैं। एक होता है कन्फाइन, मतलब एक जगह पे जो बंद है, इसे हम आर्टिशियन एक्यूफायर कहते हैं।
ये रॉक्स के बीच में होता है। और एक अनकन्फाइंड होता है, मतलब यहाँ वहाँ आपको देखने को मिलता है, जैसे डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है, दिखाती हूँ मैं। तो ये कन्फाइन है, मतलब इम्परमिएबल लेयर के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो इम्परमिएबल लेयर के अंदर से जो छोटे छोटे पोर्स थे, तो ये पहुंच चुका है। और अब जो है ये अंदर जो है रह चुका है, अब ये कन्फाइन हो चुका है। अब जब ये क्या कहते हैं, आप देखेंगे फुवारा फूटेगा तो ये बाहर आएगा। अनकन्फाइंड मतलब ये बाहर है, और इससे जो है क्या कहते हैं, लोग अक्सर जो है बाहर जो है ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी निकालते हैं। तो ये तो हो गया कन्फाइंड लेयर, और ये हो गया अनकन्फाइंड एक्यूफायर। दोनों तरीके से जो है एग्जिस्ट करता है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। अक्सर हम वेल भी बनाते हैं, तो इसके लिए जो है हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगाती है एक्यूमुलेट होने के लिए। हमारी प्लेनेट अर्थ ब्लू प्लेनेट कहलाती है। ये सारी लाइफ फॉर्म्स जो है इसके अंदर 60 to 70% वाटर होता है। डैश आर अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, एक्यूफायर्स अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स होते हैं। अनकन्फाइंड एक्यूफायर इज ऑल्सो नोन एज विच टाइप ऑफ एक्यूफायर, यहाँ हमने पढ़ा था ना, कन्फाइंड एक्यूफायर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिशियन एक्यूफायर। यहाँ पर आपको लिखना है। लेक्स, क्रीक, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ये सब कितना होता है, स्मॉल पोर्शन होता है, 0.03%। इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज कितनी है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 4% वाटर रिसोर्सेज हमारे पास है। और वर्ल्ड के सरफेस एरिया में बात करें कि वाटर रिसोर्सेज की, तो ये समझ लीजिए जितना वर्ल्ड है उसमें जितना पानी है, ठीक है, तो ये जितना पानी है वो पूरा पानी का 2.45% सरफेस एरिया हमारे पास है। और अगर हम बात करें कि दुनिया की 17% पॉपुलेशन हमारे पास है, तो जितना पानी है उससे तो पॉपुलेशन कम है ना। तो वैसे इसलिए जो है पानी की कमी हमारे पास इंडिया में बनी हुई रहती है। वैसे हमारे पास नदियाँ बहुत है, लेकिन उसके बावजूद जो है पानी की अवेलेबिलिटी जो है हमको देखने को मिलता है बहुत कम है। अगर हम पर हेड अवेलेबिलिटी की बात करें तो पर हेड अवेलेबिलिटी 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर्स थी। अब जो है वो रिड्यूस हो गई 1545 में, और फर्दर 1486 हो गई 2018 में। अब हम बात करते हैं कि सरफेस फ्लो जो है 12 मेजर रिवर्स के अंदर होता है। गंगा, यमुना, इंदस, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये 12 रिवर्स हैं, आप इसके नाम याद कर सकते हैं। और मीन एनुअल फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि एवरेज पानी कितना फ्लो हो रहा है क्यूबिक किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो 1869 क्यूबिक किलोमीटर मतलब एक एरिया में कितना पानी जो है फ्लो हो रहा है, ये एरिया वाइज कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होता है, किसी का कैचमेंट एरिया ज़्यादा होता है, किसी का कैचमेंट एरिया कम होता है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, देखिए, अगर आप बाहर अपने घर के बाहर एक बड़ा सा जो है टब रख देंगे जिसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और एक बाल्टी रख देंगे छोटी सी, ठीक है, तो पानी किसमें ज़्यादा जमा होगा, जिसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ही बात है। तो नदियों के अंदर कुछ नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इनका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है। और कैचमेंट एरिया ज़्यादा होने के कारण आपको देखने को मिलता है कि ये जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है कि पानी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करती है, और ये प्रेसिपिटेशन के अंदर जो है, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश वगैरह होती है तो ह्यूज पानी जो है अपने अंदर ले लेती है। लेकिन दूसरी जो नदियाँ हैं जिसका कैचमेंट एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, वो कहीं न कहीं सफ़र करती है, उनके पास इतना पानी नहीं होता। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं। सरफेस वाटर, आपको मालूम है सरफेस वाटर क्या होता है, अर्थ के अवेलेबल मतलब सरफेस पे जितना पानी अवेलेबल है। वेटलैंड मतलब जिसमें पानी मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा सा मार्शी लैंड हो जाता है, थोड़ा कीचड़ भरा, उसे हम कहते हैं वेटलैंड, जहाँ पर एक टाइम पे जो है पानी जमा हो जाता है और द ईयर के एक टाइम पे। उसके बाद रन ऑफ आपको पता है, ड्रेनेज बेसिन पता है, ये आप पढ़ लेना, ये ईजी से जो है टर्म्स है। अब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो 432 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ ग्राउंड रिसोर्सेज है हमारे पास। रिप्लेनिशेबल इसलिए कहते हैं हम इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी आएगा बारिश का, तो वाटर सीप इन होगा, तो ये रिप्लेनिशेबल है। लेकिन जैसे जैसे हम कंक्रीट दीवारें और कंक्रीट जो है ज़मीन जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है कम होते जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, तो टोटल 45% रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इनके पास है। मतलब जो नदियाँ बहती है उसमें से भी तो पानी नीचे क्या होता है, ज़मीन होती है, तो ज़मीन में से पानी नीचे सीप इन होता है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र की वजह से 45% पानी जो है ग्राउंड वाटर का रिप्लेनिश होता है। अगर हम बात करें तो रिवर बेसिन में मैंने जैसे आपको बताया, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारे स्टेट्स में अगर हम देखें तो नॉर्दर्न स्टेट्स में बताया जा रहा है कि आपको देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सदर्न स्टेट्स।
अब बात करते हैं लगून्स एंड बैक वाटर्स की। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और इंडिया की कोस्ट लाइन है, आपको पता है कोस्ट लाइन किसे कहते हैं? हम एक हमारा जो कंट्री है, एक ऐसी भी कंट्री है जिसके अंदर आप देखेंगे कि ऊपर वाला एरिया अगर हम देखें, ठीक है, इंडिया का मैप थोड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, नॉट परफेक्ट, आई नो दैट, बट हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया जो है, आप देखेंगे इसमें कोस्टल एरिया भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कोस्टल एरिया भी आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर माउंटेनियस रीजन भी है। तो ये एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, ठीक है, ये पूरी जो एरिया है ना, ये सब पूरा क्या है, कोस्ट लाइन का एरिया है, ये वाला पूरा एरिया। तो अब ये कोस्ट लाइन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर लगून्स और एस्चुरीज होती है। एस्चुरीज क्या होता है, जब नदियाँ, जैसे कि ये नदी बहकर आ रही है, समझ लीजिए ताप्ती, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे डिफरेंट नदियाँ जो बहकर आती है, वो नदियाँ जब मिलती है ओशन से, तो इसे हम कहते हैं एस्चुरीज, ठीक है। उसके बाद लगून क्या होता है, जब जैसे कि एक छोटी सी, मतलब बड़ी सी वाटर बॉडी से एक छोटी सी वाटर बॉडी अलग हो जाती है। जैसे कि समझ लीजिए ये ओशन का पानी है, यहाँ पर जा रहा था, लेकिन बीच में कुछ ट्रीज आ गए, तो उस वजह से थोड़ा सा पानी जो है यहाँ अलग से जमा हो गया और लेक जैसा फॉर्म कर लिया। बैक वाटर क्या होता है, बैक वाटर जो हमको देखने को मिलता है कि थोड़ा सा पानी रिवर का बहने वाला था, और वो जो है डाइवर्ट हो गया और एक जगह पे जमा हो गया जाकर, जो इसे हम कहते हैं लेक वगैरह में जमा हो गया, तो वो जो है आपको देखने को मिलता है, उसे हम बैक वाटर कहते हैं। तो ये सब लगून्स एंड बैक वाटर्स आपको देखने को मिलता है कि ये सब नेचुरल फीचर्स हैं, जो जिसे आप देख सकते हैं कि ये सब इसके फॉर्म में भी पानी जो है आपको स्टोर देखने को मिलता है। ये आपको इंटेक्स क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ईजी से क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब समझते हैं वाटर की डिमांड के बारे में। तो इंडिया इंडिया के अंदर वाटर किस जगह पे इस्तेमाल होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इंडिया को हम एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। तो आज भी अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा पानी जो है एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होता है। फिर बाद में सेकेंड नंबर पे इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक वगैरह यूसेज पे आपको देखने को मिलता है कि इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे अगर हम देखें, तो 90% डिमांड जो है एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ होती है। और अब जो है, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स निकाले गए, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, और बहुत सारी चीज़ें की गई, जिसके अंदर डैम कंस्ट्रक्शन भी किया गया। डैम कंस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी तो चाहिए, और पानी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डैम कंस्ट्रक्ट करना होगा। देखिए, डैम कंस्ट्रक्ट करना क्या होता है, आपको ये तो पता ही होगा कि बैरियर लगा दिया जाता है। बैरियर से जो है पानी स्टोर कर दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है, देखिए रिवर जो होती है ना, वो बहकर कहाँ जाने वाली है, ओशन में जाने वाली है। बीच में लोग जितना पानी इस्तेमाल करना है कर लेते हैं, बाकी पानी तो कहाँ जाएगा, ओशंस में जाएगा। ओशन पानी कैसा है, ओशन का पानी कैसा है, ये पानी खारा है। अब ये खारा पानी में जाएगा, हमारा कोई यूज़फुल नहीं है। तो ये चीज़ जो है हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ आपको वाटर डिमांड का टेबल दिया गया है, ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी आपको किस चीज़ में लग रहा है। पानी हर चीज़ में लगेगा डेफिनेटली, ये तो लगेगा ही। यूनाइटेड नेशन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एशिया के अंदर जितना पानी है वो कितना है, 3000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर। और ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, क्योंकि एशिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि एशिया के अंदर सबसे कम पानी है पर पर्सन, ठीक है। और इसलिए हम देखेंगे कि आज आपको ये जो इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जा रहा है, ये आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि 2 क्रेडिट का कोर्स है, पढ़ लिया, प्रैक्टिकल कर लिए, एग्जाम दे दिया, फिनिश हो गया, मार्क्स मिल गए फ्री के। इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ को आप समझिए कि पानी को आप घर के लेवल पे जितना जो है आप जितना ज़्यादा जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। तो यहाँ तक क्या है, वो जो है चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आती है पानी की। पानी ख़त्म होने के अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती है, वो भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो पानी का डिटोरिएशन, मतलब हर पानी आपके पीने के लायक तो नहीं होता। पानी का डिटोरिएशन बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है। अक्सर लोग इंडस्ट्री का वेस्ट जो है उसमें डंप आउट कर देते हैं। हम देखेंगे कि बहुत सारा पानी जो है, जैसे कि अगर फील्ड्स में हम डाल रहे हैं, उसमें फर्टिलाइज़र्स है, अब पानी की जो है क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र से भर गया, अब वो पानी हम नहीं पी सकते। तो जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसमें एंटर हो जाते हैं और इससे वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हमारे लिए पानी जो है पीने के लिए अनफिट हो जाता है। इससे हम कहते हैं डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। और आप देखेंगे कि गंगा एंड यमुना इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स हैं, और ये बहुत सारे रीजंस की वजह से, आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे कल्चरल रीजंस भी है, वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एग्रीकल्चर के अंदर, इरिगेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पानी की डिमांड लग रही है। तो देखिए, वैसे पानी अगर आप प्रॉपर तरीके से इरिगेशन करें, ड्रिप सिस्टम इंड्यूस करें, तो पानी को इतना प्लांट्स चाहिए नहीं, लेकिन फार्मर ज़्यादा प्लांट्स जो है उसको प्रोवाइड करते हैं।
बहुत सारे लोग आज भी मानसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जहाँ पर वो लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फार्मर्स ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज करते हैं ट्यूबवेल से, जितना उनको ज़रूरत नहीं है उतना भी यूज़ करते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट से जो है आपको देखने को मिलता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं जैसे कि शुगर केन वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा लगता है, तो इरिगेशन ही देना पड़ेगा। अब इरिगेशन देना होगा तो आप जो है ऐसे मेथड्स निकालिए जिससे इरिगेशन में पानी कम लगे, उससे जो है ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन ना हो। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अब जैसे पानी का जो है पानी की जो है समस्या बढ़ेगी, जो रिसोर्सेज स्कार्स होते जाती है उसमें झगड़ा शुरू हो जाता है। इससे आप देखेंगे स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वाटर डिस्प्यूट थे, फिर ट्रीटी हो गई, तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी से सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो देखिए स्टेट्स लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि 5 रिवर्स है जो इंडस वाटर के अंदर जो हम देखेंगे झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड बियास, और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के बीच में वाटर कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप देखेंगे कि पानी इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आपको हमेशा जो है इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर जो है लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा पॉपुलर फ्रेज़ है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, एक पॉपुलर प्रिडिक्शन ने कहा, मतलब जो है क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं पॉपुलर स्कॉलर ने बताया था कि अगर वर्ल्ड वार 3 लड़ा गया तो वो पानी के लिए लड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं फ्लड एंड ड्रट की। तो इंडिया और बांग्लादेश जैसी कंट्री ऐसी है जहाँ पर जो है बहुत सारे फ्लड एंड ड्रट आते रहते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है, ये जो है कोस्टल लाइन पे एग्जिस्ट करती है। कोस्टल लाइन पे आपको फ्लड एंड ड्रट का जो है और ज़्यादा खतरा रहता है। इससे क्या दिक्कत है फ्लड आने से? तो देखिए फ्लड आने से आपको पता है डिस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा, और ये जो है कहीं न कहीं इसके बाद जो है आपको देखने को सूखा मिलता है। सूखा आ जाने से आप देखेंगे कि लोग जो है मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, भूखमारी आपको देखने को मिलती है। तो ये ड्रॉट क्यों आता है? ड्रॉट इसलिए आता है जब एनुअल रेनफॉल मतलब बारिश कम हो, इस वजह से जो है ड्रॉट जो है आपको देखने को मिलता है, आता है। और हमारी ही ज़िम्मेदारी, हमारी वजह से हमें जो परेशानी पहुँचती है, हमारे ही वजह से पहुँचती है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जैसे कि हम डिफ़ॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हमें जो है देखने को मिलता है कि फ्लड्स वगैरह और ड्रॉट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अब सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए? तो इंडिया को बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऊपर से पॉल्यूशन कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैं आपको एक्ट्स बता देती हूँ। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में पास हुआ, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इनके जो है आपको चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आप अगर देखें तो वाटर क्वालिटी 507 जगह की जो है टेस्ट की गई, और पता किया गया कि यमुना इतनी ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड रिवर है, गंगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है। तो देखिए गंगा में लोगों की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि अस्थियाँ जो है बहाई जाती है, और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। इसकी वजह से गंगा के एक्शन प्लान के अंदर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आई होप इसके अंदर है वो, तो गंगा के एक्शन प्लान के अंदर अभी जो है नमामि गंगा प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 20,000 करोड़ रुपए जो है गंगा को साफ करने के लिए लगे। आप सोच सकते हैं ये पैसा अगर एम्प्लॉयमेंट में लगता या कहीं और जगह में लगता, तो सोच सकते हैं आप कितनी इंडिया प्रोग्रेस करती। लेकिन ये पैसा इसमें लगाना पड़ा क्योंकि हमें पानी भी तो चाहिए पीने के लिए, और गंगा को जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ से जो है ख़राब किया जा रहा है। तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि गंगा को जो है पोल्यूट ना करें कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पे। उसके बाद हम बात करते हैं सस्टेनेबल वाटर यूज़ के बारे में। तो सस्टेनेबल वाटर यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम देखा जाए तो हम जो है ऐसी तरीके की चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि समझ लीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग घर में हम कर सकते हैं, जिससे हम कहीं न कहीं पानी सेव कर सकते हैं और रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। आपको ये नहीं कह रहे कि पानी आप कम यूज़ करो, मतलब ये नहीं कह रहे कि आपको पानी कम पीने लग जाओ। आप पानी पीते कितना हो, 1 या 2 लीटर दिन में, और वेस्ट कितना करते हो, 10 से 20 लीटर दिन में। तो कहने का मतलब ये है कि पानी आपको जो है प्रिज़र्व करना है, और जो रिसाइकिल करना है, और जो आपको जिस जगह में पानी का सही जगह आपको यूटिलाइज़ेशन करना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट लॉन्च किया, जिससे आप देख सकते हैं कि एक तरीके से वाटर रिसोर्सेज का जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। आपको जो है अक्सर बोला जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी हम समझेंगे। इस तरीके की चीज़ें से आप क्या कर सकते हो, पानी की जो है अवेलेबिलिटी जो है इंक्रीज़ कर सकते हो।
बात करते हैं नीरू मीरू वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। तो वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इसमें जो है क्या होता है, इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट शेड्स बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है ताकि जो है नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर जो है कंजर्व की जा सके। डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। हरियाली अरवरी पानी संसद राजस्थान में, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में इस तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जिससे जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। हम आ चुके हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर। मैं कब से आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप बहुत आसानी से अपने घर के ऊपर बना सकते हैं। अपने घर के जो छत के ऊपर आप जो है पानी स्टोर करके मतलब पानी का जो है वहाँ से आप सरफेस रन ऑफ कैच करके जो है ग्राउंड वाटर में स्टोर कर सकते हैं। आप इससे ग्राउंड वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी और कहीं ना कहीं आप ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत सक्सेसफुल स्टेप रह सकता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद हम समझते हैं कि डैम का। तो डैम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए बहुत सारे नुकसान भी है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसके वजह से हम देखेंगे कि डैम से जो है वाटर कंजर्वेशन होता है। मैंने आपको समझाया था कि पानी जो है रिवर का जाकर मिल जाता है, ओशन के साथ वेस्ट हो जाता है। इसे हम अगर स्टोर करें, और हमने बहुत सारे डैम कंस्ट्रक्ट किए हैं जिससे जो है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, इरिगेशन के लिए काम में आता है, और म्यूनसिपल वाटर सिस्टम के लिए ये काम में आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी कैनाल का आपको एग्जांपल दिया गया है राजस्थान के अंदर। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है। मैंने आपको बताया पहले ही कि लोगों को यहाँ पर डिस्प्लेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इकोसिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अगर आप कोई नेचुरल फ्लो को जो है वाटर के डिस्टर्ब करोगे, इकोसिस्टम के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप इंटरफेयर करोगे तो नुकसान तो पहुंचने वाला है। तो वही नुकसान जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो है, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ पर लोएस्ट है? एशिया में लोएस्ट है। IWRM क्या है? इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, आई थिंक मैंने आपको बताया था। नीरू मीरू मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश के अंदर है। नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट कृष्णा वैली के अंदर है। और सरदार सरोवर डैम जो है भागीरथी रिवर में है, नहीं नर्मदा रिवर में है। आई थिंक सरदार सरोवर यस नर्मदा रिवर में है। तो ये जो है आपको यहाँ पर जो है क्लियर हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंस के बाद से हमने 700 डैम्स जो है बनाए हैं, और लेकिन इतना ज़्यादा चलते रहा प्रोग्राम तो कोई भी फ्री फ्लोइंग रिवर्स नहीं बचेगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जैसे सुंदरलाल भगोना, मेधर पाटकर, ये सब बोलते हैं कि डैम्स मत बनाइए। डैम्स का जो है डैम्स को कहीं ना कहीं अपोज किया जाता है इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अब बात करते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है? एक वाटर डिस्प्यूट है, मतलब कौन सी बात है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक रिवर बह रही थी। ठीक है, रिवर कावेरी रिवर, और इसका एक इंटर स्टेट बेसिन है। तो इसलिए जो है इनका जो है कहीं ना कहीं दोनों तीनों स्टेट्स के बीच में आपको देखने को मिलता है डिस्प्यूट चालू हो जाता है, क्योंकि ये पहले दूसरे स्टेट से बहकर आती है। देखिए जैसे कर्नाटक से बहकर आ रही है, बाद में जाकर तमिलनाडु पुडुचेरी जा रही है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ऊपर वाले स्टेट्स है कर्नाटक वगैरह, ये इसको यूज़ कर ले रहे हैं, और बाद वाले स्टेट तमिलनाडु जो है इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। और ये बहुत टाइम से प्रॉब्लम चली आ रही है। इसको सॉल्व करने के लिए 1990 के अंदर जो है CWDT जो है सेटअप की गई थी, और बोला गया कर्नाटक स्टेट को कि आप जो है अपना पानी पूरा स्टोर कर लोगे रिजर्वायर में, तो सामने वाला पानी कैसे यूज़ करेगा। और आपको ये कहा गया कि एटलीस्ट आपको ये इंश्योर करना है कि 205,000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है पानी, वो कहाँ पर जाए, तमिलनाडु में पहुँचे। लेकिन उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि उसके बावजूद क्योंकि ये बारिश का टाइम का पानी उन्होंने बताया था 1 जून से 31 मई के बीच में, उन्होंने बोला कि इतना पानी जाना चाहिए। एक एकेडमिक ईयर कह रही हूँ, एक ईयर उन्होंने बताया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब पानी की थोड़ी सी कमी हुई प्रेसिपिटेशन के कारण, आपको देखने को मिलता है, तो फिर प्रॉब्लम चालू हो गई पानी की। तो ये आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि इसमें मतलब स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, जुडिशरी को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। रीजंस हमको देखने को मिलते हैं कि पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जुडिशियसली यूज़ करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बाद में जाकर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। हम आ चुके हैं समरी के ऊपर। आई होप कि आपको चैप्टर जो है समझ में आ गया हो। इजी सा चैप्टर था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। अर्थ का 3/4 सरफेस पानी से कवर्ड है। 2.45% ही जो है फ्रेश वाटर है, उसमें से सिर्फ 0.03% हम रनिंग वाटर के रूप में यूज़ कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं जो है पानी को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लॉसरी दी गई है, छोटी सी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर्स भी दिए गए हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के, आप देख सकते हैं।
सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस है, आपको जो है नोट्स इसके मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेज। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।